शहर के बीचों बीच सब्जी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा। अरबपति युवक तब सन्न रह गया जब उसने अपनी दादी माँ जैसा हूबहू निशान देखा, जो कई साल पहले गायब हो गई थीं। उस दोपहर चौराहे पर धूप इतनी तेज थी कि मानो डामर को पिघला देगी। शहर में भीड़ तो हमेशा रहती थी, लेकिन आज गर्मी कुछ ज्यादा ही जानलेवा लग रही थी। हॉर्न की आवाजें लगातार गूंज रही थीं और लोग गर्मी से बेहाल होकर इधर उधर भाग रहे थे, मानो हवा भी जल रही हो। आरव मल्होत्रा की काली चमचमाती कार ग्रीन सिग्नल होने से ठीक पहले रुक गई। वो अभी अभी शेयरधारकों के साथ एक तनावपूर्ण बैठक से निकला था। नई परियोजना के विस्तार के दबाव ने उसका दिमाग सुन कर दिया था। वो जैसे ही एक्सीलरेटर दबाने वाला था, एक हल्की सी टक्कर और कुछ गिरने की खड़खड़ाहट ने उसे चौंका दिया। कार के बगल में सब्जियों का एक टोकरी सड़क पर गिर गई थी। हरी सब्जियां कीचड़ में सन गईं और कुछ प्याज कार के पहियों के नीचे लुढ़क गए। करीब 70 साल की एक बूढ़ी औरत, जो इतनी दुबली पतली थी कि हवा की झोंके से भी गिर जाए, कांपते हुए नीचे झुकी और सब्जियां उठाने लगी। वो सब्जियां उठाते हुए लगातार माफी मांग रही थी। उसकी सांसें फूल रही थीं, जैसे उसे डर हो कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने एक पुरानी रंग उड़ी हुई सूती साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू जगह जगह से फटा हुआ था। उसके झुर्रीदार हाथ कांपते हुए एक एक सब्जी को उठा रहे थे। आरव, जो पहले से ही गुस्से में था, इस मंजर को देखकर पिघला नहीं बल्कि और भड़क गया। भीड़ तमाशा बीन बन गई। कुछ लोगों ने वीडियो बनाने के लिए फोन निकाल लिए, मानो उन्हें इस तपती दोपहर में कोई नया नाटक मिल गया हो। आरव ने अपनी बेदाग कार पर एक लंबी खरोच देखी, जो सब्जी की टोकरी से लगी थी, पर वहां हरा निशान छोड़ गई थी। बस इतना देखना था कि उसका खून खौल उठा। पिछले कुछ महीनों से प्रोजेक्ट की डेडलाइन, मीडिया का दबाव, शेयरधारकों की मांगें और माता पिता की उम्मीदें सब उसके दिमाग में पहाड़ बनकर जमा थे। ये छोटी सी खरोंच उस बांध को तोड़ने के लिए काफी थी, जिसने उसके गुस्से को रोक रखा था। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं की। अरे बुढ़िया, ये क्या कर दिया तुमने? देखकर नहीं चल सकती? आरिफ चिल्लाया। उसकी आवाज तेज धूप में गूंज उठी। बूढ़ी औरत डर के मारे सिहर उठी और लड़खड़ाते हुए बोली, माफ कर दो बेटा, मैंने देखा नहीं। मेरी गलती है। लेकिन उसकी माफी पूरी होने से पहले ही आरव उसके पास पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। उसे लगा जैसे उसका अपमान हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उस बूढ़ी औरत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज चौराहे पर सन्नाटा खींच लाई, जैसे कोई धमाका हुआ हो। भीड़ में कुछ लोगों ने अपने फोन और ऊपर कर लिए। कुछ की आह निकल गई। बूढ़ी औरत लड़खड़ाकर गीली सब्जियों के ढेर पर जा गिरी। उसका पल्लू सरक गया और उसके सफेद बाल बिखर गए। जब वो उठने की कोशिश कर रही थी तो उसकी साड़ी की ढीली आस्तीन कलाई से थोड़ी ऊपर सरक गई, और ठीक उसी पल आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे समय में पीछे खींच लिया हो। उस दुबली पतली कलाई पर एक गहरा भूरा जन्म चिन्ह था, बिल्कुल पान के पत्ते के आकार का। ये निशान इतना जाना पहचाना था कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये हूबहू वैसा ही था जैसा उस महिला के हाथ पर था, जो उसे बचपन में नहर के किनारे गोद में लेकर चलती थी और उसे पुराने लोकगीत और लोरी सुनाती थी। वो महिला जिसे वो बड़ी माँ या दादी कहता था, वो जिसके बारे में उसके माता पिता ने कहा था कि वो बहुत पहले मर चुकी है, जब वो दूसरी कक्षा में था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। उसका हाथ अभी भी कांप रहा था, मानो उसने खुद को थप्पड़ मारा हो। ट्रैफिक का शोर, लोगों की गालियां, फल बेचने वालों की आवाजें, सब कुछ जैसे एक शून्य में समा गया। उसकी आंखों के सामने बस वो झुर्रीदार कलाई और वो निशान था। बचपन की धुंधली यादें एक झटके में ताजा हो गईं। वो कोमल स्पर्श, वो आवाज जो कहती थी, मेरा आरव बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पान की वही भीनी भीनी खुशबू उसे अचानक महसूस हुई। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर सिर से पैर तक बर्फीला पानी डाल दिया हो। उसने अभी अभी एक ऐसी औरत को थप्पड़ मारा था जो शायद उसकी अपनी दादी थी। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया था। होंठ कांप रहे थे। भीड़ अब कानाफूसी कर रही थी। कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे,
लेकिन आरव को भीड़ की परवाह नहीं थी। उसे बस उस बूढ़ी औरत की परवाह थी जो उसकी नजरों से बचकर अपनी सब्जियां बटोर रही थी। जैसे कि अपमान सहना उसकी रोज की आदत हो। ये देखकर आरव के अंदर अपराध बोध की बाढ़ आ गई। वो नीचे झुका और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। माँ जी। लेकिन बूढ़ी औरत ने डरकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, रहने दो साहब, मुझे अपनी बची हुई सब्जियां बेचने दो। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसमें नफरत नहीं थी, बस एक ऐसी लाचारी थी जिसने आरव को अंदर तक तोड़ दिया। वो अपनी महंगी कार और सूट बूट में वहां खड़ा खुद को दुनिया का सबसे छोटा और घटिया इंसान महसूस कर रहा था। लोग उसे कोस रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन आरव की नजरें सिर्फ उस बूढ़ी औरत पर टिकी थीं जो कांपते हाथों से कीचड़ लगी सब्जियां साफ कर रही थी। आरव ने महसूस किया कि थप्पड़ मारने के बाद उसका हाथ अभी भी झनझना रहा था। उसने करोड़ों के सौदे साइन किए थे बिना हाथ कांपे, लेकिन आज वो एक अपराधी की तरह कांप रहा था। उसने फिर कोशिश की, अम्मा, मैं मदद करता हूं। लेकिन बूढ़ी औरत, जिसे लोग सावित्री देवी कहते थे, फिर पीछे हट गई। वो अपनी टोकरी उठाकर वहां से जाने लगी। नहीं चाहिए मदद, बस मुझे जाने दो, उन्होंने कहा और भीड़ में गायब होने लगी। आरव उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सचमुच मेरी दादी हैं? और अगर हां, तो वो जिंदा कैसे हैं और इस हाल में क्यों हैं? उसके माता पिता ने तो कहा था कि उनका देहांत हो गया है। आरव ने अपनी कार में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो बस ऐसे ही नहीं जा सकता था, उसे सच्चाई जाननी थी। उसने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ाया जिधर वो बूढ़ी औरत गई थी। वो थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था ताकि वो उसे देख न ले। सावित्री देवी एक तंग गली में मुड़ गईं, जहां झुग्गी झोपड़ियां थीं। वहां उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान फिर से लगाई और धूल लगी सब्जियों को बेचने लगी। एक ग्राहक ने पूछा, अरे सावित्री अम्मा, गाल पर यह निशान कैसा? किसी ने मारा क्या? आरव ने दूर से सुना। सावित्री ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, फिसल गई थी, बुढ़ापा है, गिरती रहती हूं। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। 70 साल की उम्र में सड़क पर थप्पड़ खाने के बाद भी वो उसे छुपा रही थी। वो अपनी पीड़ा को वैसे ही छुपा रही थी जैसे लोग कोई पुराना दाग छुपाते हैं। आरव वहां से बस 10 मीटर दूर था, लेकिन उसे लगा जैसे वो उनसे मीलों दूर है। उन दोनों के बीच एक थप्पड़ और सालों का झूठ खड़ा था। आरव ने वहां से अपनी कार मोड़ी और घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर वो सचमुच उसकी दादी हैं, तो इस परिवार में आखिर हुआ क्या था? उस रात मुंबई शहर हमेशा की तरह रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन आरव के लिए सब कुछ अंधेरा था। वो अपने आलीशान पेंट हाउस में बैठा था, जहां उसे हमेशा अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता था। लेकिन आज ये घर उसे काटने को दौड़ रहा था। वो बार बार अपनी हथेली देख रहा था जिससे उसने थप्पड़ मारा था। पान के पत्ते के उस निशान ने उसके अतीत के बंद दरवाजे खोल दिए थे। उसे याद आया कि कैसे बचपन में दादी उसे बारिश में कहानियां सुनाती थीं, कैसे वो हमेशा पान चबाती थीं और उनके पास से एक विशेष खुशबू आती थी। फिर एक दिन स्कूल से लौटने पर वो गायब थीं। मां ने कहा था कि वो बीमार थीं और भगवान के पास चली गईं। आरव ने 20 साल तक इस झूठ पर विश्वास किया। उसने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन आज उस निशान ने सब कुछ बदल दिया था। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। उसने शराब का एक गिलास भरा, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि शराब छलक गई। उसे अब हर हाल में सच जानना था। उसका फोन बजा। मां खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन आरव में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं उसके मुंह से अभी सब कुछ ना निकल जाए। उसे पहले सबूत चाहिए थे। जब शहर थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। वो घर जो कभी उसे सुकून देता था, आज रहस्यों का एक किला लग रहा था। जब वो पहुंचा तो उसकी मां सुनीता खाना लगा रही थी और पिता विक्रम अखबार पढ़ रहे थे। मां, मुझे दादी के बारे में पूछना है। आरव ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया। विक्रम ने अखबार नीचे किया और माथे पर शिकन लाते हुए कहा, अचानक पुरानी बातें क्यों? वो तो कब की गुजर गईं। आरव ने पिता की आंखों में सीधे देखा।
आज मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, बिल्कुल दादी जैसी, और उनकी कलाई पर वही पान के पत्ते का निशान था। सुनीता के हाथ से चम्मच गिर गया। तुम क्या कह रहे हो? कौन मिली? आरव ने पूरी घटना बताई। एक्सीडेंट, थप्पड़ और वो निशान। कमरे में सन्नाटा छा गया। माता पिता ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चोर का डर था। विक्रम ने गला साफ किया। महज इत्तेफाक होगा, दुनिया में हम शक्ल होते हैं। लेकिन आरव अब बच्चा नहीं था, वो उनकी घबराहट देख सकता था। मां, सच बताओ, क्या दादी सचमुच मर गई थी, या? सुनीता ने बात काटते हुए तेज आवाज में कहा। बस करो आरव। कहा ना, वो बात खत्म हो चुकी है। मां का ये चिल्लाना आरव के शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था। उसकी मां, जो हमेशा शांत रहती थी, आज इतनी घबराई हुई क्यों थी? वो बिना खाना खाए वहां से निकल गया। उसने अपनी कार में बैठकर अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, जो अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। रोहन, मुझे एक औरत का पता लगवाना है। नाम सावित्री देवी है। शायद शांतिनगर की बस्तियों में रहती हैं। मुझे जानना है कि वो कौन है, कहां से आई हैं, और क्या उनका मेरे परिवार से कोई रिश्ता है। फोन काटने के बाद भी आरव का दिमाग शांत नहीं हुआ। वो वापस अपने पेंट हाउस आया। लेकिन उसे चैन नहीं था। वो अपनी स्टडी में गया और एक पुराना संदूक निकाला, जिसमें उसकी बचपन की कुछ चीजें थीं, कुछ खिलौने, कुछ तस्वीरें और एक पुराना रुमाल जिस पर एक अड़ा हुआ था। उसने वो रुमाल उठाया और उसे सूंघा। वर्षों बाद भी उसमें से हल्की सी पान और पुराने इत्र की महक आ रही थी। ये दादी का ही रुमाल था। उसने फिर से वो वायरल वीडियो देखा जो किसी ने दोपहर में रिकॉर्ड किया था। उसने जूम करके उस पल को देखा जब दादी की कलाई का निशान दिखा था। अब कोई शक नहीं था, वो निशान और बचपन की यादों वाला निशान एक ही था। आरव कुर्सी पर ढह गया। अगर वो दादी हैं, तो वो सड़क पर भीख मांगने जैसी हालत में क्यों हैं? किसने उन्हें घर से निकाला? और सबसे बड़ी बात, उसने, उनके सबसे लाडले पोते ने उन्हें थप्पड़ मारा। ग्लानि और शर्म से उसका सर फट रहा था। वो समझ गया कि उसकी अमीरी और सफलता की नींव शायद किसी बहुत बड़े पाप पर टिकी है। अगली सुबह वो पूरी रात नहीं सोया था। फिर भी वो उसी बाजार में वापस गया। वो दूर से सावित्री देवी को देखना चाहता था। वो एक कोने में खड़ी होकर देख रहा था। सावित्री देवी अपनी जगह पर थीं। लेकिन आज वो बहुत कमजोर लग रही थीं। वो बार बार खांस रही थीं। एक गरीब बच्चा उनके पास आया और ललचाई नजरों से सब्जियों को देखने लगा। सावित्री ने उसे मुस्कुराकर बुलाया और अपनी टोकरी से कुछ ताजी सब्जियां निकालकर उसे दे दी। ले जा बेटा, मां से कहना अच्छे से पकाए, उन्होंने कहा। आरव का दिल पसीज गया। जिसके पास खुद खाने को नहीं है, वो दूसरों को बांट रही है। यही तो उसकी दादी थी। वो बच्चा धन्यवाद कहकर दौड़ गया। उस पल ने आरव की आंखों में फिर से जलन पैदा कर दी। गरीब अक्सर वो सब कुछ बांट देते हैं जो उनके पास थोड़ा बहुत होता है। लेकिन सावित्री देवी बिना किसी संकोच के दे रही थीं, मानो उनका पूरा जीवन ही त्याग के लिए बना हो और उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। कुछ नियमित ग्राहक सब्जी खरीदने आए। वो हमेशा एक ममतामयी मुस्कान के साथ मिलती। भले ही उस टूटे हुए मुंह से निकली मुस्कान में थकान साफ झलक रही थी। उनके नसों वाले हाथ कांपते हुए खुले पैसे वापस कर रहे थे। शायद उम्र ने उनकी आंखों की रोशनी धुंधली कर दी थी, लेकिन वो अभी भी मेहनती थी। अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। दोपहर के करीब जब बाजार में भीड़ कम हो गई, उन्होंने चुपचाप बची कुची सब्जियों को इकट्ठा किया, उन्हें धोया और छोटे बंडलों में बांध दिया। उन्होंने उन्हें अपनी पुरानी टोकरी में रखा और रस्सियों से कस दिया। पास से गुजर रही नूडल्स बेचने वाली एक महिला ने मजाक में कहा, अरे सावित्री अम्मा, तुम जल्दी घर क्यों नहीं जाती? कल तुम गिर गई थीं। आज भी काम कर रही हो? सावित्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। आवाज कांप रही थी, लेकिन शांत थी। गिरना तो लगा रहता है, अगर काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? ये साधारण सा वाक्य आरव के सीने में तीर की तरह चुभ गया। काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? ये सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि वो कितनी अकेली हैं। कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं जो कहे कि अम्मा आपको आराम करना चाहिए। सावित्री देवी खड़ी हुई और घर जाने की तैयारी करने लगी। कंधे पर लदी टोकरी का बोझ
उनकी कमर को और झुका रहा था, जिससे उनका पहले से ही कमजोर शरीर और भी टेढ़ा हो गया था। वो छोटे छोटे कदम बढ़ा रही थीं, जो शहर के केंद्र की ओर भागती भीड़ के बिल्कुल विपरीत थे। आरव ने दूरी बनाए रखते हुए उनका पीछा किया, उनकी घर वापसी की यात्रा को चुपचाप देखता रहा। जिस गली में वो रहती थीं, वो इतनी संकरी थी कि अगर दो लोग विपरीत दिशा से आए तो एक को निकलने के लिए दीवार से सटना पड़े। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और बिजली के तार मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। वो झुग्गी बस्ती की ओर जाने वाली एक छोटी ढलान पर चढ़ी और एक टिन की बनी टेढ़ी मेढ़ी कोठरी के सामने रुकी, जिसका दरवाजा सड़ा गला था। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर से जो रोशनी बाहर आई, उसने एक ऐसी जगह दिखाई जो इतनी तंग थी कि दम घुट जाए। वहां केवल एक टूटी हुई बांस की खाट, कुछ प्लास्टिक के टब और कुछ पुराने पिचके हुए बर्तन थे। उन्होंने टोकरी नीचे रखी, दर्द से अपना कंधा सहलाया और फिर एक गहरी आह लेकर बैठ गईं। उस पल उनका चेहरा कई साल और बूढ़ा लग रहा था। उनकी गहरी धसी हुई आंखें शून्य में कहीं देख रही थीं, मानो उनमें ऐसी कहानियां थीं जो कभी कहीं नहीं गईं। आरव एक अंधेरे कोने से ये दृश्य देख रहा था और उसका दिल पसीज गया। एक बुजुर्ग महिला इतनी गरीबी में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी बाजार में सब्जियां ढो रही हैं, बीच सड़क पर थप्पड़ खा रही हैं, गलत समझी जा रही हैं, और फिर भी एक शब्द शिकायत का नहीं। वो खुद से पूछने लगा, अगर ये सचमुच मेरी दादी हैं, तो पिछले कुछ सालों में वो कैसे जी रही थीं? किसने उन्हें सड़क पर धकेला? और उन सालों में मैं और मेरा परिवार कहां थे? जवाब स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके दिल का दर्द बिल्कुल साफ था। आरव उस बस्ती के अंधेरे गलियारे में काफी देर तक खड़ा रहा। उसकी नजरें सावित्री देवी के उस रूप से नहीं हग रही थीं, जो अब फर्श पर बैठकर बची हुई सब्जियों को छांट रही थी। वो हर काम बहुत धीरे कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि बुढ़ापे ने हर हरकत को भारी और मुश्किल बना दिया था। वो उन सब्जियों को अलग कर रही थीं जो अभी भी ताजी थीं, ताकि कल सुबह बेच सकें, और जो मुरझा गई थीं, उन्हें एक छोटे ढेर में जमा कर रही थीं, शायद उन कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए। इन छोटे छोटे कार्यों ने आरव का गला रोन दिया। वो अपना काम खत्म करके उठी, शरीर को सीधा करने की कोशिश की, और फिर हल्की खांसी आई। बुजुर्गों की खांसी बीमारी वाली खांसी जैसी नहीं होती, वो खोखली, सूखी और लंबी होती है, जैसे हर सांस को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो। उन्होंने गैस के छोटे चूल्हे पर रखा पानी का बर्तन उठाया और लाइटर जलाया। नीली लौ ने दीवार के एक सड़े हुए हिस्से को रोशन कर दिया। उस रोशनी में उनके चेहरे की गहरी झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी तूफान ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया हो। उस पल आरव को फिर से अपनी दादी याद आ गई। उस जमाने में भी वो रसोई में बैठती थी, लेकिन तब गैस नहीं, लकड़ी का चूल्हा होता था, लेकिन आग की गर्मी वैसी ही थी जो उसके दिल को सुकून देती थी। उसे याद आया कि बारिश में दादी की गोद में लेटना कैसा लगता था, कैसे वो पान काटती थीं और उसे सूंघने को देती थीं। वे यादें आरव के सीने में एक साथ गर्मी और दर्द पैदा कर रही थी। आरव वहां से जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं सका। वो जितना सावित्री देवी को देखता, उसे उतना ही महसूस होता कि अतीत और वर्तमान के बीच एक अदृश्य डोर है जो उसे खींच रही है, उसे सच खोजने के लिए मजबूर कर रही है। थोड़ी देर बाद वो गर्म पानी का गिलास लेकर दरवाजे के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गईं। शाम ढल रही थी और बस्ती के पीले बल्ब जलने लगे थे। उस धुंधली रोशनी में गिलास उठाते समय उनके हाथ का कांपना साफ दिख रहा था। आरव कुछ ही मीटर दूर खड़ा था। आधा मन कर रहा था कि बाहर निकलकर उनके पास जाए, आधा मन कर रहा था कि भाग जाए, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे पहचान लेंगी। उसे डर था कि उन्हें कल का वो अपमानजनक थप्पड़ याद आ जाएगा। तभी गली के मुहाने से एक पड़ोसन चावल की थैली लेकर गुजरी। अरे सावित्री अम्मा, आज बहुत थकी हुई लग रही हो, उसने कहा। सावित्री ने हवा की तरह हल्की मुस्कान दी। बूढ़ी हो गई हो बेटी, थकान तो होगी ही। अम्मा, मैंने सुना कल किसी ने तुम्हें मारा, क्या ज्यादा चोट लगी? सावित्री ने हाथ हिलाया। अरे वो आदमी बस गुस्से में था, वैसे भी इस बूढ़ी को तो जिंदगी के थप्पड़ खाने की आदत हो गई है। ये वाक्य आरव के दिल में खंजर की तरह उतरा। जिंदगी के थप्पड़ खाने की आदत हो गई है, बस ये चंद शब्द, लेकिन इतना काफी था आरव को ये महसूस कराने के लिए कि उसका दिल बाहर निकल आएगा।
वो औरत जिसने उसे पाला था, जिसने उसे बचपन में अपनी गर्मी दी थी, आज कह रही थी कि उसे थप्पड़ खाने की आदत है, और वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षा और प्यार में बिताई, वही इंसान था जिसने उनकी जिंदगी के घावों में एक और थप्पड़ जोड़ दिया था। पड़ोसन ने आह भरी, खैर, अपना ख्याल रखना अम्मा, यहां अकेले रहना बिना किसी रिश्तेदार के। बहुत मुश्किल है। सावित्री ने होंठ भींचे, उनकी मुस्कान गायब हो गई। रिश्तेदार तो हैं मेरे, लेकिन अब मुझे कौन याद रखता है। आरव गिरी सुना और उसका दम घुटने लगा। वो वहां खड़ा था, मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि नाखून त्वचा में गड़ गए। लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस वही वाक्य गूंज रहा था, रिश्तेदार तो हैं, लेकिन अब कौन याद रखता है। फिर सावित्री ने अपने हाथ की ओर देखा, कांपती उंगलियों से कलाई पर बने उस पान के पत्ते जैसे निशान को सहलाया। ये इशारा किसी ऐसे व्यक्ति का था जो अभी भी अपने दिल में कुछ संजोए हुए है, जो अभी भी किसी को याद कर रहा है जिसने कभी उसे दादी मां कहकर पुकारा था। उन्होंने निशान को सहलाया, एक आह भरी और फुसफुसाई, पता नहीं अब वो कैसा होगा। बस इतना ही, लेकिन आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो किसके बारे में सोच रही थीं? आरव ने मन ही मन पूछा। हालांकि जवाब उसे लगभग पता था। एक आवारा बिल्ली उनके पैरों के पास से गुजरी, जिससे वो चौंक गईं। वो नीचे झुकीं, उसके सिर को सहलाया और बोतल के ढक्कन में थोड़ा पानी निकालकर उसे पीने को दिया, खुद उस बिल्ली से बेहतर हालत में ना होने के बावजूद। उन्होंने उसके साथ उतनी ही ममता दिखाई जितनी कई अमीर लोग पूरी जिंदगी में नहीं दिखा पाते। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उनकी धुंधली आंखों पर पड़ी और उस पल आरव ने उनमें एक गहरा अकेलापन देखा। ऐसा अकेलापन जो किस्मत ने नहीं, बल्कि अपनों के दिए घावों ने पैदा किया था। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खड़ा होकर और तमाशा नहीं देख सकता था। वो उन्हें ये सोचने नहीं दे सकता था कि उन्हें कोई याद नहीं करता। आरव एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। वो दौड़कर उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन उसके तर्क ने उसे रोक लिया। अगर वो सचमुच उसकी दादी हैं, तो वो क्या सोचेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका सबसे प्यारा पोता अब वो आदमी है जिसने उन्हें बीच सड़क पर तमाशा बनाकर थप्पड़ मारा। अपराध बोध ने उसके पैरों को जमीन में गाड़ दिया। वो एक कदम पीछे हटा और मुड़ गया, लेकिन हर कदम में एक भारी पत्थर जैसा लग रहा था। वो बस्ती से निकला, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया जहां वो बूढ़ी औरत पीली रोशनी के घेरे में अकेली बैठी थी। वो अपनी कार में बैठा, लेकिन इंजन चालू नहीं किया। उसने अपना माथा स्टीयरिंग व्हील पर रखा और आंखें कसकर बंद कर लीं। सीने में अटकी भावनाओं को निगलने की कोशिश की। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि एक बूढ़ी, कमजोर और अकेली औरत जिसके हाथ पर पान के पत्ते का निशान है, शायद उसके अतीत का वो सबसे खूबसूरत और पवित्र हिस्सा था जिसे वो खो चुका था। ये वो चीज थी जिसे वो दोबारा नहीं खो सकता था। और उस शाम अपनी आलीशान कार में बैठे हुए, जबकि उसका अंतर्मन टूट चुका था, आरव ने एक फैसला लिया। उसे सच का पता लगाना होगा, और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसे दादी को उनकी सही जगह पर वापस लाना होगा अपने जीवन में। अगली सुबह जब सूरज मुंबई की पुरानी इमारतों के ऊपर पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था, आरव जाग चुका था। उसे पता नहीं था कि वो कब सोया। बस इतना याद था कि वो पूरे दिमाग में उथल पुथल और शरीर में भारीपन लिए सो गया था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे तुरंत जगा रही थी। उसे सच जानना था। फोन पर उसके जासूस दोस्त रोहन का मैसेज आया, मुझे कुछ सुराग मिले हैं, 9 बजे वर्ली के पास वाले कैफे में मिलो। आरव ने पढ़ा और उसका दिल बैठ गया। एक ही समय में आशा और डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो जल्दी से तैयार हुआ और मिलने की जगह की ओर गाड़ी दौड़ा दी। कैफे एक शांत गली में था, ऐसी जगह जहां लोग उन बातों को करने आते हैं जिन्हें जोर से नहीं बोला जाना चाहिए। आरव का दोस्त रोहन पहले से इंतजार कर रहा था। वो दुबला पतला था, चेहरे पर काम की थकान थी। आरव को आते देख रोहन ने सिर हिलाया और एक पतली फाइल उसकी ओर सरका दी। कुछ लोग सावित्री देवी को याद करते हैं, रोहन ने कहा। आरव बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अनंतपुर गांव में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने बताया कि सावित्री देवी पहले वहीं रहती थीं।
उनके पास काफी जमीन थी, गांव की आबादी वाली जमीन के कई एकड़। रोहन थोड़ा रुका, लेकिन आरव बेताब हो गया। लेकिन क्या? लेकिन वो जमीन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बेची थी, उन्हें अपनों ने बेचने पर मजबूर किया था। ये वाक्य आरव के सिर पर हथौड़े की तरह लगा। वो कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया। मेज पर रखा उसका हाथ कांपने लगा। रोहन ने आगे कहा, उन्हें बहला फुसलाकर कागजों पर अंगूठा लगवा लिया गया। कहा गया कि जमीन बेचकर शहर में घर बनाएंगे। वो अनपढ़ थी, अपनों पर भरोसा करती थी। साइन करने के बाद उन्हें शहर लाया गया, लेकिन साथ नहीं रखा गया। उन्हें यहां लाकर छोड़ दिया गया। ये बात करीब 15-16 साल पहले की है। आरव ने मुश्किल से थूक निगला, जैसे कंकड़ निगल रहा हो। 15 साल, यानी जब वो बहुत छोटा था। आरव का दिल डूब गया। यही वो समय था जब उसका परिवार शहर आया था और बहुत तेजी से अमीर बना था। रोहन की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। उस बुजुर्ग ने बताया कि सावित्री देवी को कागजों पर साइन करवाने के लिए मनाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा था। आरव सन रह गया। उनका बेटा? रोहन ने सिर हिलाया। आंखों में संकोच था। वही विक्रम मल्होत्रा। आरव के दिमाग में जैसे धमाका हुआ। वो नाम, वो सरनेम। वो उसका अपना पिता था, जिसे वो हमेशा सम्मान देता आया था। वो पिता जिसने उसे काम करना सिखाया, जिसने उसे व्यापार की दुनिया में चलना सिखाया। आरव ने मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। क्या यह पक्का है? 3 अलग अलग सूत्रों से जानकारी मिली है, गलत नहीं हो सकता। आरव की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसके पिता, उसके अपने पिता ने अपनी मां को जमीन बेचने के लिए धोखा दिया और फिर उन्हें शहर लाकर एक बेघर भिखारी की तरह छोड़ दिया। आरव को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने गहरी सांस लेने के लिए अपना सिर दरवाजे की ओर मुड़ा। कभी कभी सच सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि ऐसा महसूस कराता है जैसे पूरी जिंदगी उलट पुलट गई हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, जवाब सुनने के डर के साथ, और मेरी मां, क्या वो इसमें शामिल थी? रोहन काफी देर तक चुप रहा। हां, लोग कहते हैं कि तुम्हारी मां ही थी जिन्होंने जमीन के दाम तय किए और कागजी कार्रवाई पूरी की। लेकिन ऐसा लगता था कि वो ये सब नहीं चाहती थी। पर विक्रम अपनी जिद पर अड़े थे और फिर ये सब हो गया। आरव को लगा जैसे 2 ताकतें उसके कंधों को विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। एक तरफ मां की ममतामयी छवि, दूसरी तरफ पिता की छवि, वो सख्त आदमी जिसे वो बिजनेसमैन का स्वभाव मानता था। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी ही मां के साथ इतना क्रूर हो सकता है। उसने फिर पूछा, गला रौंधा हुआ था। जमीन बेचने के बाद सावित्री देवी शहर में अकेली रहीं। रोहन में सिर हिलाया। कहा जाता है कि शुरुआत में वो किसी दूर के रिश्तेदार के यहां रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। अंत में वो किराए की कोठरी और सब्जी बेचने पर आ गईं। कोई उन्हें खोजने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है। आरव ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी और हाथों से चेहरा ढक लिया। वो भावनाओं के सैलाब का सामना नहीं कर पा रहा था। वो चीखना चाहता था, तोड़फोड़ करना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे खुद पर शर्म आ रही थी। इतने सालों से वो रेशम के बिस्तर पर सो रहा था, उस सफलता में जी रहा था जिसकी नींव उसके परिवार ने रखी थी। लेकिन अगर वो नींव उसकी दादी के आंसुओं और अकेलेपन पर टिकी है, तो उसकी जिंदगी की क्या कीमत है? बस रोहन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैंने एक और बात सुनी है। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि जिस दिन वो गांव छोड़ रही थी, वो बहुत रोई थी। अपने साथ सिर्फ कुछ कपड़े और एक रुमाल लाई थी जिस पर ए कढ़ा हुआ था। आरव चौंक गया। ए अक्षर वाला रुमाल? वही जो उसके संदूक में रखा था, उसकी दादी की आखिरी निशानी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मुट्ठियां भींच लीं। अतीत के बिखरे हुए टुकड़े अब जुड़ रहे थे और जो तस्वीर बन रही थी वो इतनी काली थी कि उसे देखकर वो कांप उठा। आरव ने आंखें खोली। उसकी आवाज में एक गहरा संकल्प था, रोहन, तुम हर एक चीज का पता लगाओ। मुझे शुरू से अंत तक सब कुछ जानना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। रोहन ने उसे देखा, उसकी नजरें गंभीर थीं। मैं करूंगा, लेकिन आरव, तुम्हें तैयार रहना होगा। ये सच
तुम्हारे पूरे परिवार को बिखेर सकता है। आरव ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे अपने अंदर की सारी हवा बाहर निकाल रहा हो। पूरी जिंदगी ये ना जानने से कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, ये दर्द सहना बेहतर है। और उस सुबह जब सूरज की किरणें कैफे की छोटी खिड़की से अंदर आ रही थीं, आरव का चेहरा अब उस घमंडी युवा अरबपति का चेहरा नहीं था। ये उस आदमी का चेहरा था जो अपने अतीत, अपने परिवार के पापों और खुद अपने आप से भिड़ने के सफर पर निकल पड़ा था। कैफे से निकलकर आरव ने गाड़ी चलाई, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे भारीपन और खालीपन दोनों महसूस हो रहा था। सीने में ऐसा दर्द जैसे वो फटने वाला हो। वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। सामने बस एक लंबी, अंतहीन सड़क थी। अभी अभी सुना सच उसके दिमाग को मथ रहा था। उसके पिता, जिन्हें वो 30 साल से अपना आदर्श मानता था, वही थे जिन्होंने अपनी मां को घर से बाहर धकेला और उस जमीन को छीन लिया जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था। उसकी मां, वो कोमल महिला जिसके बारे में वो सोचता था कि वो किसी का दिल नहीं दुखा सकती, वो भी एक बूढ़ी औरत को कागजों पर साइन करवाने की साजिश में शामिल थी। जिन दो लोगों को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिन्होंने उसकी जिंदगी बनाई थी, वही उसकी जड़ों को काटने वाले निकले। आरव ने अपनी गाड़ी शहर की झील के किनारे एक खाली जगह पर रोकी, इंजन बंद किया और बुत बनकर बैठ गया। दोपहर में झील का पानी एकदम शांत था, आईने जैसा, जो उसके अंदर के खालीपन को दिखा रहा था। कभी कभी हवा चलती तो पानी में छोटी लहरें उठती, बिल्कुल उसके दिल की धड़कनों की तरह। जब भी वो सावित्री देवी के बारे में सोचता, उसे थप्पड़ खाते वक्त उनका वो सहनशील चेहरा याद आता, उनका वो वाक्य याद आता, इस बुढ़ापे को जिंदगी के थप्पड़ खाने की आदत है। उसे वो झुका हुआ शरीर याद आता जो कंधे पर सब्जियों का बोझ ढो रहा था। उसकी धुंधली आंखें याद आती जिनमें अभी भी अच्छाई बची थी। और आरव को लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। इतने समय तक उसे अपनी हैसियत पर गर्व था, गांव के लड़के से युवा टाइकून बनने के सफर पर गर्व था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये सब रेत पर बना महल है जो सच सामने आते ही ढह जाएगा। जो बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी वो माता पिता की सच्चाई नहीं थी, बल्कि ये तथ्य था कि सावित्री देवी पिछले 20 साल से नरक में जी रही थीं, जबकि वो उसी जमीन के पैसे से ऐश कर रहा था जो उनसे धोखे से छीनी गई थी। फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन का मैसेज था। एक और जानकारी मिली है। सावित्री देवी करीब 10 साल पहले तुम्हारी कंपनी के ऑफिस आई थीं। उन्होंने रिसेप्शन पर कहा था कि वो अपने बेटे विक्रम से मिलना चाहती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गलत आदमी को ढूंढ रही हैं और उन्हें भगा दिया। आरव ने यह पढ़ा और उसका दिल और भी जोर से दुखने लगा। वो दुबली पतली झुकी हुई बूढ़ी औरत अपने बेटे की कंपनी के सामने खड़ी थी, इस उम्मीद में कि शायद बेटा मिल जाए, और उसे एक अजनबी की तरह भगा दिया गया। उसने आंखें बंद कर लीं, सिर सीट पर टिका दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि वो रोना चाहता था, लेकिन आंसू आंखों के कोनों में ही जम गए। बाहर नहीं निकले। क्यों? आखिर माता पिता ने ऐसा क्यों किया? दादी को इस हालत में क्यों पहुंचाया? और उन्होंने उसे कभी क्यों नहीं बताया? उसके अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि वो अभी घर जाए और माता पिता से जवाब मांगे, लेकिन दूसरा हिस्सा जो सच जानकर कांप रहा था, जानता था कि अगर उसने पूरी बात जाने बिना ऐसा किया तो सब कुछ ऐसे बिखर जाएगा जिसे वो संभाल नहीं पाएगा। आरव ने जोर से सांस छोड़ी, गाड़ी स्टार्ट की और माता पिता के घर की ओर चल दिया। वो घर आज कुछ अलग लग रहा था। आमतौर पर वो आलीशान और गर्मजोशी से भरा लगता था, लेकिन आज वो कंक्रीट का एक ठंडा ढांचा लग रहा था जिसमें सिर्फ राज दफन थे। उसकी मां लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। आरव को देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। बेटा, तुम बिना बताए आ गए? आरव ने मां को बहुत देर तक देखा। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन बहुत गहरी, मानो वो उनके आर पार देखकर जवाब ढूंढ रहा हो। मां, मुझे बड़ी मां दादी के बारे में और पूछना है। सुनीता की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने पानी का जग नीचे रखा, हाथ रुक गए। आरव, मैंने कहा ना, उस बारे में बात मत करो। नहीं मां,
आरव की आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसमें अब कड़वाहट नहीं थी। आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, मैं सब जान गया हूं। सुनीता ने बेटे को देखा, उनकी आंखों में डर तैर गया। मैं कुछ नहीं छिपा रही, पुरानी बातें छोड़ दो। आरव ने सिर हिलाया। ये पुरानी बात नहीं है, ये एक जीते जागते इंसान की बात है। एक असली जिंदगी की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी से गायब क्यों हो गई। सुनीता ने चेहरा फेर लिया, खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। तुम तब बहुत छोटे थे, नहीं समझोगे। आरव ने मुट्ठी भींच ली। अब मैं 30 साल का हूं मां, मैं सच जानने के लिए काफी बड़ा हूं। सुनीता लंबी खामोशी में डूब गईं। आरव अपनी ही धड़कनें सुन सकता था। हवा चल रही थी और सूखे पत्ते रास्ते पर सरसरा रहे थे। माहौल जम गया था। आखिर में उसकी मां ने कहा, आवाज इतनी धीमी जैसे कोई सांस ले रहा हो, ये तुम्हारे पापा की वजह से हुआ। ये वाक्य आरव को घुटनों के बल गिराने के लिए काफी था। भले ही उसे रोहन से यह पता चल चुका था, लेकिन अपनी मां के मुंह से यह सुनना ऐसा था जैसे किसी ने सीधा दिल में खंजर घोंप दिया हो। मां ने अपने हाथों की ओर देखा, गला रुंधा हुआ था। उस समय तुम्हारे पापा शहर में बड़ा बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं थी और दादी की जमीन। आरव ने मुट्ठी और कस ली। तो उन्होंने दादी को बेचने पर मजबूर किया। सुनीता की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन उन्होंने सिसकी रोकी। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ उधार है, कहा था कि वो दादी को साथ रखेंगे, लेकिन उसके बाद चीजें बदल गईं। आरव ने कड़वाहट से भरकर कहा, पापा बदल गए। उन्हें डर था कि दादी का साथ होना उनके बिजनेस पर असर डालेगा। उन्होंने सोचा होगा कि वो बहुत बूढ़ी हैं, देहाती हैं, देखभाल करना मुश्किल होगा। और फिर उन्होंने दादी को गांव जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गईं। वो चली गईं, है ना? आरव को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। दादी गांव नहीं गईं, वो चली गईं। अकेली। उसने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। मां, तो पिछले 15 साल से दादी कैसे जी रही हैं? क्या आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मां की बात सुनने के बाद आरव काफी देर तक चुप खड़ा रहा। वो रोया नहीं, लेकिन उसकी खामोशी ने जैसे घर की सारी हवा खींच ली। सुनीता बेटे को देखकर तड़प उठी। लेकिन वो जानती थीं कि अब उनके पास उसे सांत्वना देने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सालों की चुप्पी ने ही इस त्रासदी को आज की हकीकत बना दिया था। जब आरव घर के अंदर गया तो उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। भारी कदम, जैसे सच का दरवाजा खटखटा रहे हों। उसके पिता विक्रम मल्होत्रा डाइनिंग टेबल पर किसी प्रोजेक्ट की फाइल देख रहे थे। आरव को देखकर उन्होंने सिर उठाया। थोड़ा हैरान हुए कि बेटा इस वक्त आया है, लेकिन चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी। आरव, क्या बात है, आज जल्दी आ गए? जी। कल वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? आरव ने उन्हें देखा। जिंदगी में पहली बार उसे अपने पिता में वो मजबूत इंसान नहीं दिखा। उसके बजाय उसे एक ऐसा आदमी दिखा जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने एक बूढ़ी मां को नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। वो उनके सामने बैठ गया। आवाज इतनी शांत कि डर लगे। पापा, मुझे दादी के बारे में बात करनी है। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। कलम पकड़े हाथ रुक गए। एक बहुत छोटा सा पल। लेकिन आरव को यह देखने के लिए काफी था कि वो कुछ छिपा रहे हैं। तुम अचानक उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपनी आवाज संयमित रखने की कोशिश की। क्योंकि मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो बिल्कुल दादी जैसी दिखती हैं। उनके हाथ पर हूबहू वही निशान है और मुझे सच जानना है। विक्रम ने कलम मेज पर रखी। चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो गुजर चुकी हैं, बहुत पहले। पापा? आरव ने एक एक शब्द चबाकर बोला, जैसे अपना गुस्सा दबा रहा हो। मैं जानता हूं कि वो नहीं मरी। मैं जानता हूं कि उन्हें घर से निकाला गया। मैं जानता हूं कि उनकी जमीन जबरदस्ती बिकवाई गई। मैंने सब सुन लिया है। मां ने भी बता दिया है। एक पलक झपकी, एक गहरी सांस, और फिर सन्नाटा, जैसे चाकू से काट रहा हो। विक्रम खड़े हुए, लिविंग रूम की ओर गए, फिर वापस टेबल की ओर मुड़े, जैसे स्थिति को संभालने का तरीका खोज रहे हों। लेकिन आरव की नजरें बहुत तीखी थीं।
बहुत ठंडी थीं, जिनसे वो अब और बच नहीं सकते थे। अंत में उन्होंने एक थकी हुई आह भरी। हाँ, मैंने ऐसा किया, लेकिन तुम चीजों को इतनी आसानी से मत देखो। उस समय हालात बहुत मुश्किल थे, मुझे चुनना था। आरव ने बीच में ही टोका। आवाज रुआसी लेकिन धारदार थी। चुनना था, मेरे और दादी के बीच या पैसे और परिवार के बीच? विक्रम ने आंखें सिकोड़ी। तुम तब बच्चे थे, तुम नहीं समझोगे कि हाथ में कुछ ना होना, कोई मौका ना होना, कोई भविष्य ना होना कैसा लगता है। तुम्हारे माता पिता को शून्य से शुरुआत करनी पड़ी थी। वो जमीन ही सब कुछ थी। आरव हंसा, लेकिन उस हंसी में सिर्फ कड़वाहट थी। सब कुछ किसका था, आपका या दादी का? विक्रम ने आवाज ऊंची की। तुम नहीं समझ रहे। नहीं, आप नहीं समझ रहे। आरव ने सीधे उनकी आंखों में देखा। आप गरीब हो सकते थे, आपको पूंजी की जरूरत हो सकती थी, लेकिन आप उनका आखिरी सहारा नहीं छीन सकते थे। आपने दादी को खाली हाथ शहर में धकेल दिया। 15 साल से वो अकेली जी रही हैं, सब्जियां बेच रही हैं, बीमार हैं। कोई देखने वाला नहीं। और आप यहां इस आलीशान घर में बैठे हैं, उसी पैसे से जो दादी की जमीन से आया। उसकी आवाज टूटने लगी। एक आंसू बना ही था कि उसने उसे निगल लिया। विक्रम ने चेहरा फेर लिया, खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर नहीं करता तो आज ये परिवार यहां नहीं होता। आरव खड़ा हो गया। उसका गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। अगर आज का दिन पाने के लिए दादी की पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी, तो क्या ये आज का दिन जायज है? ये सवाल उस दीवार से टकराया जो विक्रम ने सालों से अपने चारों ओर बना रखी थी। वो चुप रहे। नजरें फर्श पर थीं। उस पल वो एक चतुर व्यवसायी नहीं लग रहे थे, बल्कि एक ऐसा बूढ़ा आदमी लग रहे थे जो अपनी गलतियों को थामने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने उन्हें कई साल ढूंढा, लेकिन वो मिलना नहीं चाहती थी। वो जगह बदलती रही, वो वापस नहीं आना चाहती थी। आरव ने सिर झुका लिया। दिल बैठा जा रहा था। वो वापस नहीं आना चाहती थीं या आ नहीं सकती थीं। उन्हें कितना गहरा जख्म लगा होगा कि उन्हें अपने ही सगे बेटे से छिपना पड़ा। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। जवाब की जरूरत भी नहीं थी। उनकी चुप्पी ने सब कह दिया था। आरव ने अपने पिता को देखा। वो व्यक्ति जिसे वो पूछता था, अब उसकी आंखों में दया और निराशा दोनों थीं। पापा, क्या आप जानते हैं कि दादी के पास आपके सिवा कोई बेटा नहीं था? क्या आप जानते हैं कि वो आपकी कंपनी के बाहर खड़ी थी? सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए? और आपके गार्ड्स ने उन्हें अजनबी समझकर भगा दिया? विक्रम सन्न रह गए। उनकी आंखें फैल गईं। ये झटका इतना असली था कि इसे छिपाया नहीं जा सकता था। क्या आपको पता है दादी कैसे जी रही थी? क्या आपको पता है कि वो सड़ी हुई सब्जियां खा रही थी? क्या आपको पता है कि उन्होंने कहा, इस बूढ़ी को जमाने के थप्पड़ खाने की आदत हो गई है। ये आखिरी वाक्य सुनकर विक्रम कुर्सी पर ढह गए, मानो आरव का हर शब्द एक घूंसा था जिसने उनकी बची खुशी ताकत छीन ली हो। आरव मुड़ा। वो और नहीं देख सकता था। वो सीधे बाहर की ओर चला। हर कदम जैसे उसके अपने दिल को रौंद रहा हो। और जब उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे दादी को वापस लाना ही होगा, चाहे इसके लिए पूरे परिवार से लड़ना पड़े। मां चुप थी, पिता चुप थे। ये सबसे दर्दनाक जवाब था। जब आरव घर से निकला, उसके पैर मन भर भारी थे। शाम की हवा ताजी थी, लेकिन उसे वो धुएं की तरह भारी लग रही थी। दम घुट रहा था। वो सीधे अपनी गाड़ी की ओर गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से मां की कमजोर आवाज आई, आरव, अपने पापा को दोष मत देना। लेकिन वो रुका नहीं। इसलिए नहीं कि वो सुनना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि अगर वो मुड़ा और मां की लाल आंखें देख ली तो वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक उस वक्त जब उसे कमजोर नहीं होना था। उसे शांत रहना था, उस दृढ़ संकल्प को बनाए रखना था जिसे पाने में उसे 30 साल लग गए। वो गाड़ी में बैठा। दरवाजा बंद किया, लेकिन तुरंत स्टार्ट नहीं किया। उसने सिर सीट पर टिकाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली ताकि अंदर उमड़ रहे भावनाओं के तूफान को रोक सके। निराशा, दर्द, गुस्सा और दादी के लिए वो प्यार जिसे वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। उस सन्नाटे में सावित्री देवी की छवि, वो दुबली पतली औरत,
कंधे पर भारी टोकरी, पान वाला निशान, वो मासूम बिना दांतों वाली मुस्कान उसके दिमाग में एकदम साफ हो गई। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। वो अपने पेंट हाउस नहीं गया, नहीं ऑफिस गया। उसने गाड़ी सीधे उस बाजार की तरफ मोड़ दी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे और उस बूढ़ी औरत को जोड़ रही हो और उसे वापस वहीं खींच रही हो जहां से ये सब दुख शुरू हुआ था। शाम का बाजार खाली हो रहा था। सब्जी वाले अपने टोकरे समेट रहे थे। दिन की आखिरी बिक्री की आवाजें और गाड़ियों का शोर मिल रहा था। डूबते सूरज की आखिरी किरणें बाजार के फर्श पर फैले पानी पर पड़ रही थीं। आरव उस गली में गया जहां दादी बैठती थीं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। उनकी छोटी सी जगह खाली थी। एक कोने में एक प्लास्टिक का स्टूल उल्टा पड़ा था। उसका दिल जोर से धड़का। एक अजीब सा डर उसकी रीढ़ में दौड़ गया। उसने पास में मांस बेचने वाली एक महिला से पूछा, आंटी, वो सावित्री अम्मा कहाँ हैं? महिला ने सिर उठाया। आरव को पहचान लिया क्योंकि वो पहले भी वहां चक्कर लगा रहा था। सावित्री अम्मा आज नहीं आई। सुना है बीमार हैं, बूढ़ी हैं। जिस दिन ठीक लगती हैं आती हैं, जिस दिन बीमार होती हैं कोठरी में पड़ी रहती हैं। आरव को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उनका घर कहाँ है? उसने जल्दी से पूछा। आवाज कांप रही थी। बस्ती के आखिरी छोर पर, नंबर 14, वो आखिरी वाली टूटी कोठरी। शुक्रिया। आरव उस तंग गली में भागा। हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो पुरानी बस्ती उसे रुलाने के लिए काफी थी। जब वो आखिरी कोठरी के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए ठिठक गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा, वो अपने ही अतीत में कदम रखेगा। वो अतीत जिसे उसके परिवार ने दफना दिया था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने जोर से खटखटाया, फिर भी खामोशी। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने दरवाजे की दरार से झांका। अंदर अंधेरा था। वो पड़ोसी से पूछने ही वाला था कि बगल वाली कोठरी से एक औरत ने सिर निकाला। सावित्री अम्मा को ढूंढ रहे हो? वो सुबह से लेटी हैं, दोपहर में बहुत खांस रही थीं। आरव ने धन्यवाद दिया और कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा बंद नहीं था। वो इतनी आसानी से खुला कि आरव सिहर गया। अंदर अंधेरा और सीलन थी। टिन की छत से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। पंखा नहीं, एसी नहीं, आराम की कोई चीज नहीं। और सावित्री देवी, वो पुरानी बांस की खाट पर लेटी थीं, एक फटी हुई चादर ओढ़े हुए। उनका शरीर इतना सिकुड़ गया था कि चादर में लगभग गायब हो गया था। आरव पास गया। दिल नगाड़े की तरह बज रहा था। उसने धीरे से पुकारा, दादी। उन्होंने थोड़ी हलचल की, आंखें खोली। उनकी धुंधली आंखों ने उसे देखा। पहले पल में नहीं पहचाना, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शायद उन्हें कल वाली घटना याद आ गई। वो उठने की कोशिश करने लगी। साहब, आप यहां क्यों आए हैं? उनकी आवाज इतनी फटी और कमजोर थी कि सुनकर रोना आ जाए। आरव नीचे झुका उन्हें सहारा देने के लिए, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट गईं। शायद उन्हें डर था कि वो उन्हें फिर से परेशान करेगा या फिर चिल्लाएगा। उनके इस रवैये ने आरव का दिल तोड़ दिया। उठिए मत, मैं बस देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। उन्होंने उसे देखा। आंखों में आश्चर्य, डर और एक अजीब सी लाचारी थी। मैं ठीक हूं। बस थोड़ा बुखार है, कल फिर बेचने जा सकूंगी। वही पुराना वाक्य। इस बार ये दुनिया के किसी भी आरोप से ज्यादा दर्दनाक लगा। आरव बिस्तर के पास रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। सिर इतना झुका लिया कि वो उनसे नजरें ना मिला सके। उसकी आवाज टूट गई। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने पलकें झपकाईं। साफ था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक अमीर सूट बूट वाला आदमी यहां आकर एक गरीब बूढ़ी से माफी क्यों मांग रहा है। आरव ने कहा, दादी, कल मैं गुस्से में था, मैंने गलती की। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको चोट पहुंचाई। उन्होंने होंठ भींचे, धीरे से आह भरी। जवान हो, खून गर्म है, होता है। मुझे आदत है, मुझे आदत है। सिर्फ 3 शब्द। लेकिन आरव का दिल चीर दिया। उसने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। इतने सालों में पहली बार उसने उन हाथों की कमजोरी महसूस की। वो हाथ जिन्होंने उसे बड़ा किया था। अगर ये सचमुच उसकी दादी हैं, तो यही वो हाथ हैं
जिन्होंने बचपन में उसे खाना खिलाया था, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और रात को डरने पर उसे गले लगाया था। आरव का गला भर आया। सावित्री अम्मा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? उन्होंने उसे देखा, चेहरे पर थोड़ा शक था। क्या बात? उसने गहरी सांस ली। इतनी गहरी जैसे पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटा रहा हो। क्या आप पहले अनंतपुर गांव में रहती थी? उनका हाथ रुक गया, आंखों में हलचल हुई। एक सच्चाई जो उन्होंने छिपा रखी थी, उसे किसी ने छू लिया था। आरव की आवाज कांपने लगी। क्या आपका कोई पोता था? जिसका नाम आरव था? सावित्री देवी ने उसे बहुत देर तक देखा, बहुत गहराई से, जैसे बुढ़ापे की परतों को चीरकर, सालों के नुकसान को चीरकर उस चेहरे का सामना कर रही हूं जिसे वो कभी जुबानी याद रखती थी जब वो छोटा सा था। और उस पल उनकी आंखों में पानी भर आया। वो छोटी सी कोठरी सन्नाटे में डूब गई। सिर्फ हवा की आवाज और आरव के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सावित्री देवी उसे अपलक देख रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आश्चर्य, घबराहट और दर्द का मिश्रण, जैसे किसी ने अचानक दशकों पुरानी यादों को झकझोर दिया हो। आरव चुपचाप बैठा रहा। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि अगर उसने दबाव डाला तो वो अपना मन बंद कर लेंगी। लेकिन ये भी डर था कि अगर उसने अभी नहीं बोला तो ये पल हाथ से निकल जाएगा। उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई जैसे केवल सांस बची हो। क्या आप उसे मेरा नन्हा राजकुमार बुलाती थीं? वो कांप उठी। एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई, इतना हल्का कि कोई और शायद ना देख पाता, लेकिन आरव, जो उनकी हर हरकत देख रहा था, के लिए ये बिजली की तरह साफ था। एक आंसू उनके झुर्रीदार गाल पर लुढ़क गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उनमें अभी भी उस बात को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी जो उनका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। आरव ने सिर झुका लिया। दोनों हाथ तनाव में एक दूसरे को भींच रहे थे। डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस सच जानना चाहता हूं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली, जैसे बुढ़ापे की बची खुची ताकत बटोर रही हूं। फिर उन्होंने आंखें खोली और सीधे उसे देखा। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन साफ थी। आरव ने थूक निकला। अपनी आवाज को कांपने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, क्योंकि मुझे आपकी साड़ी से आती पान की खुशबू याद है, मुझे आपकी लोरी याद है, और मुझे ये निशान याद है। उसने धीरे से उनकी कलाई थाम ली। वो पलटाव में पीछे हटी, लेकिन जब देखा कि वो सिर्फ देख रहा है तो रुक गईं। पान के पत्ते के आकार के उस निशान को छूते ही आरव की उंगलियां कांपने लगीं। वो निशान जो उसके बचपन की यादों में गहरा खुदा था। काफी देर बाद उन्होंने एक धीमी आह जैसी आवाज में कहा, दुनिया में एक जैसे निशान बहुत होते हैं बेटा। ये बात सुनने में सामान्य लग रही थी, लेकिन उनकी आवाज में एक अनजाना डर था, खुलने का डर, याद करने का डर, उस बात को स्वीकार करने का डर जिसे उन्होंने सालों से दफना रखा था। आरव ने सिर हिलाया। नहीं दादी, इतना एक जैसा होना मुमकिन नहीं है। बचपन में मैं आपकी गोद में सिर रखकर सोता था। बुखार होने पर आप यही हाथ मेरे माथे पर फेरती थीं। मुझे पान की महक भी याद है, और वो बातें भी जो आप मुझे सुलाते वक्त कहती थीं। वो एक एक शब्द धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे जमी हुई बर्फ को काट रहा हो। सो जा मेरा बच्चा, तेरा भविष्य राजा जैसा होगा। कल मैं तेरे लिए तालाब से मछली लाऊंगी। सावित्री का पूरा शरीर जम गया। आरव, इस बार वो छिपा नहीं सकी। उनकी आवाज टूट गई। आरव। सिर्फ एक नाम, लेकिन यही वो नाम था जिसका दोनों ने लगभग 20 साल इंतजार किया था। आरव उछलकर खड़ा हो गया। दिल फटने को था। दादी? वो उनके करीब गया, होंठ कांप रहे थे। क्या आप मेरी बड़ी मां हैं? क्या आप ही हैं? उन्होंने उसे देखा। आंखें धुंधली थीं, लेकिन उस पल एकदम साफ थीं, जैसी उस शाम को होती थीं जब वो उसे नहर के किनारे ले जाती थीं। उनके दोनों हाथ ऊपर उठे, कांपते हुए आरव के चेहरे को छूने के लिए।
जैसे उन्हें डर हो कि अगर जोर से छुआ तो वो सपने की तरह गायब हो जाएगा। हे भगवान, ये तो मेरा आरव है। उनकी आवाज पूरी तरह टूट गई, गले में अटक गई। आरव ने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए। उसके आंसू उनके बूढ़े हाथों पर गिरने लगे। दादी, मैं हूं। मैं यहां हूं। उन्होंने उसके चेहरे की हर लकीर को छुआ, रोते हुए और हंसते हुए। उनकी हंसी कांप रही थी, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो। कितना बड़ा हो गया है, चेहरा कितना चमक रहा है, बचपन से बिल्कुल अलग। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उसका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे डर हो कि वो फिर गायब हो जाएगा। दादी ने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत याद किया, लेकिन मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकी। मुझे डर था। किस बात का डर दादी? आरव ने रुंधे गले से पूछा। उन्होंने सिर झुका लिया, कंधे कांप रहे थे। तुम्हारे पापा का डर? इस बात का डर कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे? इस बात का डर कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत बन जाऊंगी। आरव ने उनके कंधे पकड़ लिए। दिल दर्द से ऐंठ रहा था। नहीं दादी, मैं गलत था। मैं गलत था कि मैंने आपको ढूंढा नहीं। मैं गलत था कि मैंने मान लिया आप नहीं रही। नहीं। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आवाज भर आई। तुम्हारी गलती नहीं है, ये बड़ों की गलती है, नसीब की गलती है। इस वाक्य ने आरव के सीने में दबे सारे बांध तोड़ दिए। जो भी दुख उसने सच जानने के बाद दबा रखा था, वो बाढ़ की तरह बह निकला। उसने अपना माथा उनके हाथ पर रख दिया। एक बच्चे की तरह कांपती आवाज में बोला, दादी, ओ दादी, क्या मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूं? अब मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। वो आंसुओं के बीच मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके बचपन का पूरा आसमान वापस लौटा दिया। लेकिन उस मुस्कान में एक ऐसा दर्द भी था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। तुम्हारी जिंदगी में दखल देकर दादी बहुत खुश है, लेकिन तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पापा हैं। आरव ने उनका हाथ भींच लिया। आंखों में दृढ़ संकल्प था। दादी, आज से मैंने आपको चुना है। पापा के साथ मैं खुद निपट लूंगा। खिड़की के बाहर शाम की आखिरी रोशनी उस छोटे से कमरे में आ रही थी। 2 पीढ़ियां, एक बूढ़ी, एक जवान, लेकिन एक ही डोर से बंधी हुई। एक रिश्ता जो टूट गया था, अब फिर जुड़ गया था। उस पल के बाद वो छोटी सी कोठरी थोड़ी रोशन लगने लगी, भले ही बाहर अंधेरा छा रहा था। आरव अभी भी उनका हाथ थामे हुए था। जैसे अगर थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो वो हवा में घुल जाएंगी। दादी ने फिर से उसके चेहरे को छुआ। अचानक उनकी उंगलियां उस जगह रुक गईं जहां कल उन्होंने थप्पड़ खाया था। उन्होंने आरव को देखा। आंखों में दुख था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। तुमने मुझे मारा। दर्द हुआ था, उन्होंने बहुत धीरे से कहा। आरव ने सिर झुका लिया। फिर से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता कि आप हैं। उन्होंने उसकी बात रोक दी, उसके मुंह पर हाथ रख दिया, सिर हिलाया। अब कुछ मत बोलो। कुछ चीजें सहने की इस बूढ़ी को आदत है। मुझे दुत्कारा गया, भगाया गया, थप्पड़ मारा गया। मैं जी ली। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि तुम मुझे भूल गए होगे। इस बात ने आरव का दिल निचोड़ दिया। उसने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। दादी, आप मुझे इतना याद करती थीं तो मेरे पास क्यों नहीं आई? उसने पछतावे के साथ पूछा। उन्होंने सिर झुका लिया। होंठ कांपे। मैं आई थी, लेकिन हर बार तुम्हारी कंपनी के सामने खड़ी होकर डर जाती थी। डर था कि तुम बदल गए होगे। डर था कि तुम्हारी नई जिंदगी में इस गरीब बुढ़िया की कोई जगह नहीं होगी। डर था कि लोग मुझे भीख मांगने वाली समझेंगे और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। दादी, आरव का गला भराया। आप मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी। उन्होंने उसके गाल को छुआ, आंखें सिकोड़कर मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में आंसू थे। लेकिन तुम नहीं जानते। तुम्हारे पापा मुझसे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा था कि मैं गंवार हूं, समझती नहीं हूं। मुझे डर था कि मेरे आने से वो तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए मैं दूर रही। पापा का जिक्र आते ही माहौल फिर भारी हो गया। आरव ने गहरी सांस ली, सारी हिम्मत जुटाई। दादी, मुझे जमीन वाली बात पता है। दादी ठिठक गईं। उनकी आंखों में घबराहट आ गई, जैसे किसी पुराने घाव को छू लिया हो। मैं सब जानता हूं। पापा ने आपको मजबूर किया, जमीन बिकवाई और फिर आपको शहर में बेसहारा छोड़ दिया। क्या यह सच है? वो चुप रहीं।
एक ऐसी चुप्पी जो किसी भी जवाब से ज्यादा भारी थी। अंत में उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी, नजरें कहीं दूर अतीत के दर्द में खो गई। वो जमीन तुम्हारे दादाजी की निशानी थी, छोटी थी, लेकिन वही मेरा घर था। वही मेरा सब कुछ था। तुम्हारे पापा शहर आए, बोले बहुत दिक्कत है, पैसे चाहिए। बोले बाद में खरीद लेंगे, बोले घर बनाएंगे, साथ रहेंगे। उनकी आवाज अटक गई। मुझे अपने बेटे पर इतना भरोसा था कि मैंने कागज देखे बिना साइन कर दिया। उन्होंने जहां उंगली रखी, मैंने अंगूठा लगा दिया। आरव सुन रहा था और उसका दिल जैसे कोई चाकू से काट रहा था। फिर क्या हुआ दादी? साइन होने के बाद? तुम्हारे पापा ने कहा मैं देहाती हूं, मेरे रहने से लोग हंसेंगे। तुम्हारी मां ने कहा कि मैं गांव में रहूं, वो पैसे भेजेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे गुस्सा आया, मैं चली आई। सोचा वो ढूंढने आएंगे, लेकिन 20 साल हो गए। कोई नहीं आया। उनकी आवाज धीमे होते होते कांपने लगी। मुझे लगा मेरा कोई बेटा है ही नहीं। आरव की आंखें जलने लगीं। वो चिल्लाना चाहता था, दीवार पर मुक्का मारना चाहता था, लेकिन उसे शांत रहना था, क्योंकि दादी को उसकी ताकत की जरूरत थी। उसने धीरे से लेकिन मजबूती से कहा, दादी, आज से मैं आपको घर ले जाऊंगा। अब आप यहां नहीं रहेंगी। उन्होंने अपनी टूटी फूटी कोठरी को देखा, जहां उन्होंने 2 दशक एक परछाई की तरह बिताए थे। फिर सिर हिलाया। मुझे आदत है बेटा, गरीबी की, अकेलेपन की। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा दूंगी। आरव ने उनका कंधा छुआ। खलबली मचे तो मचे, लेकिन आपको ऐसे जीने देना। मैं अब और नहीं कर सकता। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जोर से खांसी आई। पूरा शरीर हिल गया। आरव ने घबराकर उन्हें संभाला। खांसी कब से है? बस जरा सी सर्दी है बेटा। नहीं, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, घबराहट में। नहीं, अस्पताल नहीं, बहुत पैसे लगते हैं बेटा। आरव ने उनकी आंखों में देखा। दादी, मैं आपका पोता हूं, आपकी जान से बढ़कर कोई पैसा नहीं है। वो चुप हो गई। काफी देर बाद उन्होंने बहुत धीरे से सिर हिलाया। आरव ने उन्हें सहारा देकर उठाया। उनका शरीर इतना हल्का था, इतना नाजुक कि लगा हवा में उड़ जाएगा। आरव उन्हें उस अंधेरी कोठरी से बाहर लाया। बाहर गली की लाइट जल गई थी। उस पीली रोशनी में 2 आकृतियां थीं, एक बूढ़ी और कमजोर, एक जवान और मजबूत। लेकिन अब दोनों अतीत और भविष्य की जिम्मेदारी साथ लेकर चल रहे थे। जब आरव दादी को लेकर बाहर निकला तो हर कदम इतना सावधानी से रख रहा था जैसे कोई कीमती चीज ले जा रहा हो। ठंडी हवा से दादी कांपी तो आरव ने अपना महंगा कोट उनके कंधों पर डाल दिया। उन्होंने कोट को छुआ और धीरे से कहा, महंगा होगा, गंदा हो जाएगा। आरव ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, आपकी सेहत से महंगा कुछ नहीं है। कार में बैठते समय वो झिझकी। ऐसी गाड़ी में कभी नहीं बैठी, गंदी हो जाएगी। ये गाड़ी मेरी है दादी, गंदी हो या साफ। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप इसमें बैठी हैं। आप इसकी हकदार हैं। हकदार शब्द सुनकर उनकी आंखें भर आईं। शायद सालों से किसी ने उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब गाड़ी चली तो वो खिड़की से बाहर भागते शहर को डर और अचरज से देख रही थीं। उनका जीवन बस उस कोठरी और बाजार तक सिमटा था। आरव ने देखा कि वो कोट का कोना कसकर पकड़े हुई थीं। डरिए मत दादी, मैं आपको एक अच्छी जगह ले जा रहा हूं। अब वापस उस कोठरी में नहीं जाना। लेकिन तुम्हारे घर वाले मानेंगे? अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं आपके लिए लड़ूंगा। बेटा, झगड़ा मत करना। मेरी उम्र ही कितनी बची है। तुम साथ हो, यही काफी है। नहीं दादी, ये काफी नहीं है। जो आपने 20 साल सहा है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बुढ़ापे में भरपाई नहीं, बस प्यार चाहिए होता है बेटा। इस बात में आरव का दिल फिर से दुखा दिया। शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में, जहां सब कुछ साफ और चमकदार था, दादी चकाचौंध रह गईं। जगह तो बहुत महंगी लग रही है, उन्होंने फुसफुसाया। पैसे की चिंता मत करो दादी, आरव ने कहा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हल्का निमोनिया और कुपोषण है, लेकिन देखभाल से ठीक हो जाएंगी। आरव ने राहत की सांस ली।
उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। नरम बिस्तर पर लेटकर दादी ने कहा, ओह, बिस्तर कितना नरम है, मुझे तो बांस की आदत है। आरव हंसा, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। अब से बांस नहीं, सिर्फ आराम मिलेगा। वो सो गईं तो आरव ने उन्हें जी भरकर देखा। अब उसे एक बड़ा काम करना था, दादी को घर ले जाना और माता पिता का सामना करना। उसने अस्पताल के बाहर से मां को फोन किया। मां, दादी मेरे साथ हैं, अस्पताल में है, मैं कल उन्हें घर ला रहा हूं। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर मां की सिसकी सुनाई दी, ठीक है बेटा, ले आओ, चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मां ने चेतावनी दी, सच कभी कभी धोखे से ज्यादा दर्द देता है आरव, तैयार रहना। आरव रात भर अस्पताल में दादी के पास बैठा रहा। अगली सुबह वो जल्दी उठा। दादी के लिए नए कपड़े और नाश्ता लाया। दादी उठी तो बेहतर लग रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। मेरे घर, मैंने आपके लिए कमरा तैयार किया है। वो घबरा गईं। नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को परेशान नहीं कर सकती। आप परेशान नहीं करेंगे, मुझे आपकी जरूरत है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। सचमुच, हाँ, डिस्चार्ज की प्रक्रिया जल्दी हो गई। जब गाड़ी आरव के पेंट हाउस वाली बिल्डिंग के सामने रुकी तो दादी की आंखें फटी रह गईं। इतनी बड़ी जगह? अंदर चलिए दादी। वो अपनी प्लास्टिक की चप्पलों को देखकर झिझकी। फर्श गंदा हो जाएगा। आरव ने उनका हाथ थामा। मेरे बचपन को संवारने से ज्यादा कीमती ये फर्श नहीं है। जैसे ही वे लॉन में पहुंचे, लिफ्ट खुली और सामने विक्रम मल्होत्रा खड़े थे, अपने बेटे के साथ। अपनी मां को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा पीला पड़ गया। आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? विक्रम हकलाए। आरव दादी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। मैं दादी को घर ला रहा हूं पापा। विक्रम का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। तुम पागल हो गए हो? उन्हें यहां क्यों लाए? ये मेरा घर है। और मैं तय करूंगा कि कौन रहेगा। आरव ने मुट्ठी भींची। आप तय नहीं करेंगे। आपने बहुत गलतियां की हैं, अब सुधारने का वक्त है। दादी पीछे से कांपते हुए बोली, विक्रम बेटा। विक्रम ने नजरें फेर ली। उन्हें ले जाओ आरव, ये घर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। आरव ने चिल्लाकर कहा, तो फिर ये घर मुझे भी स्वीकार नहीं करेगा। लॉन में सन्नाटा छा गया। आरव ने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं उस पिता को स्वीकार नहीं करता जो अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है। ये आरव की तरफ से युद्ध का ऐलान था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उस पिता को स्वीकार नहीं करता जो ऐसा कह सके। इस एक वाक्य ने आलीशान लॉबी के सन्नाटे को और गहरा कर दिया। वहां मौजूद हर शख्स, रिसेप्शनिस्ट, गार्ड, यहां तक कि आते जाते कुछ निवासी भी सांस रोककर खड़े हो गए। ये सिर्फ एक पारिवारिक बहस नहीं थी, ये दशकों से दबे हुए सच का ज्वालामुखी फटना था। सावित्री देवी कांपने लगी। उन्होंने अपने छोटे झुर्रीदार हाथों से आरव की शर्ट की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज डर के मारे लड़खड़ा रही थी। आरव, बेटा, ऐसा मत बोल। कुछ भी हो, वो तेरे पापा हैं, उनका अपमान मत कर। लेकिन आरव ने उनकी पकड़ को और मजबूत कर लिया, जैसे उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हो कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी दादी की ओर देखा और फिर वापस अपने पिता की ओर। उसकी नजरें अंगारे की तरह दहक रही नहीं। पापा, सम्मान कमाना पड़ता है और आज आपने उसे खो दिया है। अगर पापा गलत हैं तो उन्हें सुधरना होगा। अब कोई भी, मैं दोहराता हूं, कोई भी मेरी दादी का अपमान नहीं करेगा। विक्रम मल्होत्रा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं एक दरार दिखाई देने लगी थी। वो दरार जो उस डर से पैदा हुई थी जिसे वो सालों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आरव, उन्होंने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो पहले जैसा अधिकार नहीं था। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि उस वक्त क्या हालात थे? आरव ने सिर उठाया। उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी तीखी थी कि विक्रम की अंतरात्मा को चीर दे। मैं आपके सोचने से कहीं ज्यादा जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपने दादी को घर से निकाला। मैं जानता हूं कि आपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं जानता हूं कि दादी आपकी कंपनी के बाहर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए। और आपके गार्ड्स ने उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया, क्योंकि आपने निर्देश दिया था कि अजनबियों को अंदर मत आने देना। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया।
ये सच उनके मुंह पर एक तमाचे की तरह लगा। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आरव ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई थी। पापा, क्या आपको पता है दादी कैसे जी रही थीं? क्या आपको पता है कि वो सड़ी हुई सब्जियां बीनकर खाती थीं? क्या आपको पता है कि जब उन्हें थप्पड़ मारा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस बूढ़ी को जमाने के थप्पड़ खाने की आदत हो गई है। ये आखिरी वाक्य विक्रम के लिए किसी हथौड़े की चोट से कम नहीं था। उनके घुटनों में जान नहीं रही और वो पास रखे सोफे के हत्थे का सहारा लेने को मजबूर हो गए। मानो आरव का हर शब्द एक ऐसा घूंसा था जिसने उनके अहंकार की दीवार को ढहा दिया हो। आरव ने अपना चेहरा फेर लिया। वो अपने पिता की ये हालत और नहीं देख सकता था, लेकिन उसे ये लड़ाई खत्म करनी थी। पापा, आज मैं दादी को अपने घर लाया हूं। आपके पास रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर आप रोकना चाहते हैं तो साफ साफ कह दीजिए, तय कर लीजिए कि इस घर से कौन जाएगा, दादी या मैं। ये सवाल हवा में तैर गया। विक्रम की नजरें फर्श पर घड़ी थीं। उस पल वो शहर के सबसे सफल बिजनेस टाइकून नहीं लग रहे थे, बल्कि एक हारे हुए, बूढ़े और डरे हुए इंसान लग रहे थे जो अपनी गलतियों के बोझ तले दब गया हो। तभी कार से निकलकर सुनीता, आरव की मां, दौड़ते हुए वहां आई। उन्होंने ये आखिरी हिस्सा सुन लिया था। हे भगवान, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? वो भागकर विक्रम के पास आई और उनका हाथ थाम लिया, लेकिन उनकी नम आंखें सावित्री देवी पर टिकी थीं। वो बूढ़ी औरत जो फटे पुराने हाल में भी गरिमा के साथ खड़ी थी, उसे देखकर सुनीता का दिल पसीज गया। मां जी, सुनीता की आवाज भर आई, आपने इतनी तकलीफें सही और हमें पता भी नहीं चला। सावित्री देवी ने अपनी बहू को देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। तेरी कोई गलती नहीं है बहू, ये सब तो मेरे नसीब का लिखा था। मैं तुझे दोष नहीं देती। आरव बीच में खड़ा था। उसका दिल दो हिस्सों में बट रहा था। एक तरफ वो दादी थे जिन्होंने पूरी जिंदगी इंतजार किया, और दूसरी तरफ उसके माता पिता जो अपनी ही गलतियों के गवाह बनकर खड़े थे। उसने गहरी सांस ली। मैं इस परिवार को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं दादी को अब एक पल के लिए भी अजनबी की तरह जीने नहीं दे सकता। विक्रम ने धीरे से सिर उठाया और सावित्री देवी को बहुत देर तक देखा। उनकी आंखों में वो सख्ती अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरी थकान और पश्चाताप ने ले ली थी। उनकी आवाज भारी और खुरदरी हो गई थी, जैसे सीने में कोई पहाड़ अटक गया हो। मां, क्या आप ठीक हैं? सावित्री देवी सिसक उठी। ये सवाल, ये शब्द मां उन्होंने 20 साल से सुनने के लिए तरस रही थीं। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मुझे लगा था तू मुझे भूल गया है। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उनके होठ कांपने लगे। भूला नहीं था मां, बस उस वक्त मैं डर गया था। मुझे डर था गरीबी से, मुझे डर था हारने से, मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि मेरी मां गांव की एक अनपढ़ औरत है। मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। सावित्री देवी ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और अपने बेटे के हाथ को छुआ। वो स्पर्श जिसे विक्रम ने सालों से खुद से दूर रखा था, आज उसे महसूस करते ही वो टूट गए। मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की विक्रम। मां कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। आरव ये सब देख रहा था और उसका गला रूंध गया। जो वो चाहता था वो हो रहा था। ये किसी फिल्म जैसा सुखद अंत नहीं था। इसमें दर्द था, पछतावा था और शर्मिंदगी थी, लेकिन ये सच था, और सच से ही रिश्ते दोबारा जुड़ सकते थे। विक्रम ने आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में एक याचना थी। एक पिता की अपने बेटे से माफी थी। आरव, तुम सही थे। उन्हें अंदर ले जाओ। आज से इस घर में एक और सदस्य रहेगा। ये घर मेरी मां का भी है। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आरव भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी दादी का हाथ फिर से थामा और धीरे से कहा, चलिए दादी, घर चलते हैं। सावित्री देवी रोते हुए भी मुस्कुराईं। वो बिना दांतों वाली मुस्कान आरव के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। हाँ बेटा, घर चलते हैं। आरव ने उन्हें सहारा दिया और लिफ्ट की ओर ले गया। जब वे लिफ्ट में दाखिल हुए तो वो जगह किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं लग रही थी।
एक गरीब, सताया हुआ इंसान आखिरकार अपनी सही जगह पर पहुंच गया था। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो ये एक टूटे हुए परिवार के फिर से जुड़ने की शुरुआत थी। एक ऐसा परिवार जो गलतफहमियों और गलतियों के कारण बिछड़ गया था, लेकिन प्यार और सच की ताकत में उन्हें फिर मिला दिया। आरव जानता था कि घाव भरने में वक्त लगेगा, पिता के साथ रिश्ते सामान्य होने में वक्त लगेगा, लेकिन आज रात जब दादी नरम बिस्तर पर सोएंगी तो उन्हें कल की चिंता नहीं करनी होगी। उन्हें ये नहीं सोचना होगा कि कल सब्जी बिकेगी या नहीं, या कल कोई उन्हें अपमानित करेगा या नहीं। और आरव के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। कुछ घाव पैसे या समय से नहीं भरते, वे तभी भरते हैं जब हम हिम्मत करके अपनी गलती स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। आरव और सावित्री देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार गलतियों के कारण बिखर सकता है, लेकिन प्यार उसे दोबारा जोड़ सकता है। बस हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। उस वक्त का इंतजार मत करो जब तुम्हारे अपने दुनिया से चले जाएं और तुम माफी मांगने के लिए तरस जाओ। अपने बुजुर्गों को गले लगाओ, उनसे बात करो, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही घर की सबसे बड़ी दौलत है। आरव ने उस रात अपने आलीशान पेंट हाउस की बालकनी में खड़े होकर शहर को देखा। रोशनी अब भी वैसी ही थी, लेकिन आज उसमें एक अलग सुकून था। उसके अंदर का खालीपन भर गया था। दादी घर आ गई थी। बालकनी से वापस आकर आरव ने दादी के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। एसी की हल्की ठंडक और रात की खामोशी के बीच सावित्री देवी गहरी नींद में थी। वो थोड़ा सिकुड़कर सो रही थीं। शायद अभी भी उन्हें उस खुले बड़े बिस्तर की आदत नहीं थी, या शायद पुरानी कोठरी की आदत अभी गई नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो तनाव नहीं था जो बाजार में सब्जी बेचते वक्त होता था। एक सुकून था, एक सुरक्षा का भाव था। आरव वहीं बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये वही हाथ था जिस पर बचपन में उसने खेल खेल में चित्र बनाए थे। वही हाथ था जो कल तक कचरे से सब्जी बीन रहा था। और यही वो हाथ था जिसने आज उसके पिता को उनके सबसे बड़े गुनाह के बावजूद एक पल में माफ कर दिया था। आरव और सावित्री देवी की ये कहानी सिर्फ एक परिवार के फिर से मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हम अपनी दौड़, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारी नींव थे। हम सोचते हैं कि पैसा कमाकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम बाद में सब संभाल लेंगे, लेकिन सच ये है कि कुछ घाव दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं भरते। वे सिर्फ प्यार, सच्चे दिल से मांगी गई माफी और एक दूसरे को गले लगाने से ही भरते हैं। परिवार गलतियों से बिखर सकता है, लेकिन प्यार में उसे दोबारा जोड़ने की ताकत होती है। हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए जब हमारे अपने हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं और हम हवा में माफी मांगने के लिए तरस जाएं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे आप दूर हो गए हैं, या घर में कोई बुजुर्ग है जिसे आपने अनदेखा कर दिया है, तो इंतजार मत कीजिए, आज ही वो कदम उठाइए। माफ कर दो या मुझे आपकी याद आती है कहने में देर मत करें, क्योंकि अंत में जब सारी शोहरत और पैसा एक तरफ रखा जाता है तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस गाड़ी में घूमते हैं या आपका घर कितना बड़ा है। मायने सिर्फ ये रखता है कि जब आप रात को घर लौटते हैं तो कोई ऐसा हो जो आपको दिल से दुआ दे सके। आरव ने दादी के माथे को चूमा, उनकी चादर ठीक की और धीरे से फुसफुसाया, गुड नाइट बड़ी मां, अब आप घर पर हैं। उस रात मुंबई के उस आलीशान पेंट हाउस में दौलत से भी कीमती चीज वापस आ गई थी, सुकून और परिवार। इस कहानी को अपना समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये कहानी भारत से सुन रहे हैं या दुनिया के किसी और कोने से। आपका हर लाइक, शेयर और सुझाव हमारे लिए एक प्रेरणा है, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें और उनमें सुधार करते रहें। अगले वीडियो में आपसे